हेलो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहाँ तक बता दिया था? मोलैलिटी तक हमने बता दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोल फ्रैक्शन। ये भी आपका 11th क्लास का ही टॉपिक है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपका? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट इज द फ्रैक्शन obtained by dividing the number of moles of the constituent by the total number of moles of the constituent present in the solution। और इसको डिनोट किया जाता है इस सिंबल से। ठीक है, तो अगर मैं ये तो वैसे लैंग्वेज में हो गया, ठीक है ना, बुक वाली लैंग्वेज। सिंपल अगर मैं वर्ड में बोलूँ तो मोल फ्रैक्शन। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है कि जो कंसंट्रेशन है बाय फ्रैक्शन इन टर्म ऑफ सॉल्यूट या फिर इन टर्म ऑफ सॉल्वेंट इन द टोटल सॉल्यूशन कितना है वो हमको कैलकुलेट करना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो कंसंट्रेशन है चाहे वो सॉल्यूट का हो चाहे वो सॉल्वेंट का हो, ठीक है ना, बाय फ्रैक्शन, ठीक है, टोटल सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड अ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन के आगे वर्ड लिखा हुआ मोल। ठीक है ना, तो हम लोग जो फ्रैक्शन ले रहे हैं वो किस टर्म में ले रहे हैं? मोल्स की टर्म में। ठीक है, अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कैसे लिखना है? जैसे कि मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, मैं ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूँ। एक्चुअली में कहीं किसी किसी बुक में एक्स लिखा हुआ है स्टेप से, किसी किसी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है ना, तो आप भी ऐसे लिख सकते हो। जैसे कि मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का, और सॉल्यूट को मैंने रिप्रेजेंट करा है ए से, तो मैं कैसे लिखूँगा? दैट इज एन ए नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, सॉल्यूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट, दैट इज एन ए प्लस एन बी। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो उसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक है ना, अब एन ए क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज, ये क्या है हमारा? एन ए, और एन बी क्या हो जाएगा हमारा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है, बस थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। इस वाले चैप्टर में कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन पे खासा जोर आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये होता हो गया। मैंने जैसे कि ये तो मोल फ्रैक्शन निकाल लिया मैंने सॉल्यूट का। क्या ये भी हो सकता है क्या मैं मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्वेंट का भी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, आप जो है मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हो। दैट इज एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। कुछ नहीं करना है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है वो ऊपर आ जाता है बस। ठीक है, अब खास बात ये चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं बताने वाला हूँ उसके नेक्स्ट, कि जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है ना, जो मोल फ्रैक्शन है, मान लो कोई सॉल्यूशन है और उसमें जो मोल फ्रैक्शंस हैं वो एक नहीं, एक से ज़्यादा है। मैंने लिखा A1 है, A2 है, 3 है, एंड सो। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, जो सम होता है मोल फ्रैक्शन का, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। ये चीज़ याद रखना कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, ठीक है, सॉल्यूशंस में, उन सभी का सम जो होता है यूनिटी के बराबर होता है। अच्छा, ये कैसे काम आएगा? ज़रा ध्यान से सुनो। अगर मान लो कि तुमने मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकाल लिया, ठीक है ना, और अब तुम क्या कर रहे हो? मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूट का निकाला तुमने इस फॉर्मूले से निकाला, ठीक है ना। अब कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट में निकालो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। x1 प्लस x2 अभी पढ़ा हमने 1 के बराबर होता है, तो x2 हम लोग 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये चीज़ न्यूमेरिकल में काम आएगी, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा और भी अच्छी तरह समझ में आता है। अच्छा, ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन। क्या मोल फ्रैक्शन हम लोग मास फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि ये मास फ्रैक्शन जो है आपका क्वेश्चन में, तो आपको मैंने एनसीईआरटी में भी कहीं नहीं है, लेकिन फॉर द एडिशनल मैं बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि मोल फ्रैक्शन जो हम लोग मोल्स में ही रिप्रेजेंट करें, हम लोग मोल फ्रैक्शन जो है वेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज़ W1
अपॉन दिस दिस। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि मोल्स में रिप्रेजेंट करो, हम लोग वेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसे नोट बना कर लिख लेना कि जो मोल फ्रैक्शन होता है कैसा होता है आपका, डायमेंशन लेस होता है। जब एक क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो जाती है तो उसकी यूनिट होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती। उसकी यूनिट क्या होती है, नो, उसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती ही नहीं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी मोल्स आ रहा है नीचे भी मोल्स आ रहा है, दोनों कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा, नो यूनिट। ठीक है, अब इस टॉपिक का कंसंट्रेशन का जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ कि अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज पीपीएम। पीपीएम को क्या बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स। ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स। अब ये चीज़ क्या है, अब तक हम लोग जो है कोई भी सॉल्यूशन निकाल रहे थे, हम लोगों को ये नहीं पता था कि वो सॉल्यूशन जो है हम तो मतलब कि वो सॉल्यूशन हम लोग किस में ले रहे थे, या फिर वॉल्यूम में ले रहे थे, या फिर वो हम लोग वेट में ले रहे थे। ठीक है ना, इस टर्म में ले रहे थे। ठीक है, अब ये एक नया तरीका है। ठीक है ना, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, दैट इज मास ऑफ द सॉल्यूट, जो मास है सॉल्यूट का, प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब क्या है, ये जो मास है आपका सॉल्यूट का, ठीक है ना, जो मास है सॉल्यूट का जो प्रेजेंट है 1 मिलियन पार्ट में। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, बच्चों की ये डेफिनेशन समझ में नहीं आती और ये टॉपिक भी थोड़ा लेट समझ में आता है। जो मास होता है सॉल्यूट का, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है 1 मिलियन पार्ट में, ठीक है ना, बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द पीपीएम। ठीक है, तो जो मास है सॉल्यूट का जो प्रेजेंट होता है आपका 1 मिलियन पार्ट में बाय देयर मास, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीएम। तो कैसे लिखेंगे इसको, दैट इज मान लो कोई मास ऑफ, मैंने ये कंसिडर कर लिया। ठीक है ना, किसमें, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, कितने पार्ट में, 1 मिलियन पार्ट में, दैट इज कॉल्ड अ पीपीएम। ठीक है ना, तो पीपीएम कहाँ पर यूज़ होता है, आपके पॉल्यूशन, जो भी एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन प्रेजेंट होता है उसको मेज़र करने के लिए हम लोग पीपीएम का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना, और जो भी, तो आपने जो देखा हो कोरोना वायरस से पहले जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था, AIQ, ठीक है ना, उसमें क्या था, हम लोग पॉल्यूशन को किस में मेज़र करते थे, हम लोग पीपीएम में ही मेज़र करते थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे कि जो मोलैलिटी है, ठीक है ना, ओवर अ मोलैलिटी, हम लोग मोलैलिटी को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, ठीक है, मोलैलिटी से। ठीक है ना, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मोलैलिटी से ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मैं रीज़न दे देता हूँ। आपने ध्यान से देखा होगा जब हम लोग मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो इसके इन्वर्स में क्या आता है, वॉल्यूम आता है। लेकिन अगर मैं मोलैलिटी के बारे में बात करता हूँ, उसके इन्वर्स में क्या आता है, वेट आता है। तो एक्चुअल में होता है क्या है कि टेम्परेचर का मास पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो लेकिन इसका एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है किस पे, वॉल्यूम पे। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो मोलैलिटी है वो चेंज नहीं होती है टेम्परेचर के साथ, और जबकि जो मोलैलिटी है वो चेंज हो जाती है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत था।